अब हम आते हैं 9.2 फील्ड्स ऑफ फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स में है ना अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। जैसे अभी हमने जो पिछला हमारा था 9.1, उसमें हमने क्या पढ़ा था? 9.1 फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा था? साइंस है। साइंस के अंदर दो फील्ड्स आती हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल। फिर बायोलॉजिकल में अलग है बॉटनी, जेनेटिक्स, जूलॉजी, और फिजिकल के अंदर काफ़ी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी। अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की सब ब्रांचेस कौन सी, ठीक है? ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, बट इसमें ना हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये फिजिक्स है आपका ऊपर, और अब ऐसे ही ना आपकी ब्रांचेस निकलती है इसमें से अलग अलग, ठीक है? ये है ना सारी ब्रांचेस हम पढ़ने वाले। ये हमने आगे नोट्स में यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर मैं डराता हूँ 9.2 फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है? तो यहाँ पे सारी लिखे हैं, क्लासिकल, मॉडर्न, कंडेंस्ड वगैरह वगैरह, और ये क्या होती हैं बायो, ये सारी आपकी फील्ड्स हैं, ठीक है? बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, थर्मोफिजिक्स लेके रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स तक, ठीक है? अब ये हम है ना सारी फील्ड्स पढ़ने वाले हैं कि ये होती क्या है। डिटेल इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली, बट इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो एग्जाम के हिसाब से आपको नंबर 1 पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है, और नंबर 2 उस फील्ड में होता क्या है, ठीक है? डिटेल इतनी ज़्यादा है। अब जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, कौन सा था? क्वांटम मैकेनिक्स। ये आप जाके पढ़ेंगे क्लास 12 में, इंटर में आप पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि नंबर 1 क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है, और नंबर 2 उसमें होता क्या है। दैट्स इट। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं आपको उसके कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या है और इस फील्ड में होता क्या है। तो मैंने इसको अभी डिटेल में ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहली आपकी फील्ड है, ठीक है, वो आती है बायोफिजिक्स। उसमें आप क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिस्टम्स ऑफ लिविंग बॉडी, ठीक है? आपकी जो बॉडी हो गई, और उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और सिस्टम्स उसमें जो होते हैं वो कैसे चलते हैं आपके, ठीक है? उसमें आप पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ब्लड फ्लो, आपका ब्लड एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हाथ, आपके दिल से लेके टांगों तक, या फिर आपके दिल से लेके दिमाग तक, फिर दिमाग से वापसी, फिर वापसी आता है आपके दिल में। तो ये ब्लड कैसे मूव करता है, उसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। आप इसमें पढ़ते हैं, ये फील्ड होती है बायोफिजिक्स। साथ में रेस्पिरेशन, कि आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो हवा चेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और ये सारी इसमें ना चेंजेस होती हैं, ठीक है? ये और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है? अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और इसके अलावा रेडिएशन एंड डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट। क्या मतलब? जैसे आपने कैंसर ट्रीटमेंट्स पढ़े हुए होंगे, या फिर आपने एक्सरे पढ़ा होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? जब आपकी हड्डी टूटती है तो आप एक्सरे करवाने जाते हैं, जिससे आपको है ना पता चलता है आपकी हड्डियां टूटी हैं या नहीं। ये क्या होता है? ये आपका आता है इसमें रेडिएशन एंड डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीट, ठीक है? ये आपकी बायोफिजिक्स की फील्ड आती है। फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमी आती है, जिसमें आप पढ़ते हो पूरी यूनिवर्स के बारे में, ठीक है? बियॉन्ड अर्थ, अर्थ के अलावा बाकी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हो गए। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में क्या आते हैं? आपका सन हो गया, पोल हो गया, प्लैनेट्स हो गए, तारे हो गए, ठीक है? एक ये हो गया। दूसरा स्पेस हो गया। तीसरा फिजिकल यूनिवर्स एज अ होल, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके वर्म होल्स हो गए, ठीक है? ये आपका एक वर्म होल होता है, या फिर जैसे आपका ब्लैक होल हो गया, ठीक है? ये आपके ब्लैक होल हो गए। ऐसी बहुत सारी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है? फिर एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं, अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको लेट्स से तारे देखने होते हैं तो आपको है ना टेलीस्कोप यूज़ करना होता है। टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप होता है, ठीक है? तो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, कभी सुबह को, कभी रात को, कभी भी है ना कुछ भी, अगर उनको एक सर्टेन कोई तारा देखना होता है, क्योंकि हम मूव कर रहे होते हैं, तो उनको सर्टेन टाइम के लिए उठना होता है और फिर देखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एक्लिप्स इन पाकिस्तान 2026 टाइमिंग, ठीक है? लेट्स हमें एक एक्लिप्स देखना है, सोलर एक्लिप्स, ठीक है? तो फरवरी 17 फरवरी को 3 बजे से लेके 7:30 तक एक एक्लिप्स होगा। तो आपके जो साइंटिस्ट हैं उनको है ना 3 से 7:30 के बीच में ना जागना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अच्छा एक्लिप्स अगर हमें देखना है तो टेलीस्कोप लेके हम 3 से 7:30 के बीच में पढ़ेंगे और फिर हम स्टडी करेंगे, ठीक है? ये होता है एस्ट्रोनॉमी।
फिर आता है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप फिजिकल नेचर ऑफ स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो ये कि जो फिजिक्स जो इन्वॉल्व होती है किसमें, स्टार्स में, और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ जो स्पेस में बॉडीज़ हैं, एक तो ये। और दूसरा कि ये जो आपके लॉज है और थ्योरीज ऑफ फिजिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी में कर्चॉफ्स के लॉज हैं, ऐसे अलग अलग लॉज हैं। वो क्या होते हैं वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अलग अलग जो लॉज हैं वो अप्लाई कैसे होते हैं, एक तो ये। और दूसरा नई थ्योरियाँ हम बताएं, नई थ्योरीज ये आती है आपकी एस्ट्रोफिजिक्स में, जिसमें आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे तारे कैसे बनते हैं, प्लैनेट कैसे बनते हैं, गैलेक्सीज कैसे बनती हैं, ये आप पढ़ते हैं ताकि आपको यूनिवर्स के बारे में और पता चले। ठीक है, फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। फिर आता है हमारा कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। कि अच्छा आपकी जो यूनिवर्स है जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं, ये आपकी बनी कैसे, ठीक है, आई कहाँ से, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और पुरानी हिस्ट्री क्या है। तो आपने है ना एक पढ़ी होगी बिग बैंग थ्योरी, अगर आपने नहीं पढ़ी दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, ये हो गया बिग बैंग थ्योरी जो है आपकी, ये एक थ्योरी है, ये बताती है कि आपकी यूनिवर्स है वो कैसे बनी। ठीक है, डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, आप आगे जाके पढ़ेंगे, बट ये एक है ना थ्योरी है जो हमें बताती है कि हमारी यूनिवर्स कैसे बनी। ये किसने बनाई थी बिग बैंग थ्योरी? आपकी आइंस्टाइन से शुरू हुई थी जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में, जो आप पढ़ेंगे जाके क्लास 12 इंटर में आप पढ़ने वाले कि हमारी यूनिवर्स कैसे बनी। तो बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी यूनिवर्स कैसे शुरू हुई। बहुत सारी थ्योरीज हैं, कोई हमें गारंटी नहीं है, लेकिन है ना लोगों ने ये थ्योरी बनाई है कि हमारी है ना यूनिवर्स कैसे बनी, वो है बिग बैंग थ्योरी से। ठीक है, और भी बहुत सारी है, और इसके थ्रू ये पता चलता है हमारी जो अर्थ है वो 14 बिलियन ईयर्स है ऑलमोस्ट उसकी एज। ठीक है, जैसे आप हैं 15 साल के तो वो 14 बिलियन, आपकी यूनिवर्स 14 बिलियन ईयर्स की है। ठीक है, तो इसमें आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर आप साथ में ये भी पढ़ते हैं कि आपकी यूनिवर्स खत्म कैसे होगी। ठीक है, और थोड़ी सी मिस्ट्रीज भी निकलती हैं, वो अलग है, लेकिन हाँ यूनिवर्स आपकी पैदा कैसे हुई, शुरू कैसे हुई, और यूनिवर्स आपकी खत्म कैसे होगी, आप ये पढ़ते हैं कॉस्मोलॉजी में। ठीक है, फिर आता है थर्मल फिजिक्स। ठीक है, थर्मल फिजिक्स में आप पढ़ते हैं 3 चीज़ों के बारे में। नंबर 1 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, नंबर 2 थर्मोडायनामिक्स, एंड तीसरा किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें है ना समझे आपकी हीट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हीट से रिलेटेड, ठीक है, वो उसमें आओ, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, हीट, उसके बारे में। ठीक है, फिर आते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब हमेशा अगर आप ये सुने, इसका मतलब होता है शीशा, ग्लास। ऑप्टिक्स में आप पढ़ते हैं ग्लास के बारे में। ठीक है, एक तो ये, दूसरा आप पढ़ते हैं लाइट के बारे। ठीक है, अब इसमें क्या है, ब्रांच फिजिक्स दैट स्टडीज द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, एक तो ये। दूसरा इट्स इंटरैक्शंस विद मैटर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट यूज और डिटेक्टेड। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास डाला था। क्यों? ऑप्टिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप ये पढ़ते हैं कि
लाइट आपकी कैसे काम करती है, ठीक है, लाइट कैसे मूव करती है स्पेस से लेकर सन से लेके यहाँ तक कैसे आती है। फिर जब वो लाइट इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका शीशा हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, तो वो कैसे है ना मूव करती है और कैसे उसकी है ना प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं ये। और तीसरा इंस्ट्रूमेंट्स में, अब इंस्ट्रूमेंट्स में क्या, फॉर एग्जांपल जो चश्मे बहते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, चश्मे जो बहते हैं, इसमें क्या आपको ये पता करना होता है ना कि लाइट आपकी आंखों में कैसे जा रही है। तो आपके अंदर सन ग्लासेस और चश्मे जो हैं वो ऐसे यूं बनते हैं, ठीक है। और ये एक एमसीक्यू है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ऑप्टिक्स की फील्ड में आपके लाइट और चश्मे इन्वॉल्व होते हैं। और चश्मे जैसे सन ग्लासेस हो गए, ठीक है, या फिर जो चश्मे जो अगर आपको नज़र आपकी ख़राब हो, थोड़ी सी वीक हो आपकी आई साइट, तो आप है ना ये चश्मे पहनते हैं ताकि लाइट आपकी है ना आंखों में सही तरीके से आ सके और उस हिसाब से है ना फिर आप है ना देख सकें। तो ये ऑप्टिक्स की फील्ड में आता है, ठीक है। फिर आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, लेकिन इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एक तो सबसे पहले मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया था आपको चैप्टर 6 में, कि न्यूक्लियर रेडिएशन और उसका कॉन्सेप्ट का कंसेप्ट वो आप पढ़ेंगे जाके क्लास 10, ठीक है, जब आप आएंगे मैट्रिक में। पर न्यूक्लियर फिजिक्स में आप ये पढ़ते हैं कि आपके जो एटम्स हैं, ठीक है, ये जैसे मैंने एक एटम बताया, ये लेट से स्प्लिट होता है या फिर लेट से अगर ये कंबाइन होता है एक साथ, ठीक है, तो एटम आपका कैसे बिहेव करता है, कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, ये सारी चीज पे आती है। तो इसमें आप स्टडी क्या करते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1, प्रॉपर्टीज, और साथ में बिहेवियर ऑफ किसका, एटॉमिक न्यूक्लियर। आपके जो एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कैसे बिहेव करते हैं। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी होती है जब एटम स्प्लिट होते हैं या कंबाइन होते हैं, तो उससे है ना आपका एनर्जी रिलीज होती है, फिर वो एनर्जी हम है ना उससे बिजली बनाते हैं, तो वो उसमें आती है, ठीक है। फिर आते हैं पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। इसमें पार्टिकल फिजिक्स में बारे में आप है ना पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स कौन से, जो बेसिक हमने पढ़े हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से भी और छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसके बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। सो स्टडी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, ये आप पढ़ेंगे जाके मैट्रिक में या फिर फर्स्ट ईयर में, ठीक है। ये और फिर प्रोटॉन्स किस चीज से बने हुए होते हैं वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। फिर साथ में फोर्सेस भी होती हैं, कौन सी फोर्सेस उसमें इन्वॉल्व होती हैं, मैटर और रेडिएशन, ठीक है, ये आप पढ़ते हैं पार्टिकल फिजिक्स में। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये आपका चैप्टर नंबर 8, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक साथ कैसे कंबाइन होती हैं, जिससे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और वेव्स हो गई वो कैसे है ना आपकी चलती हैं बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। अगेन आपके इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और साथ में मैग्नेट, ठीक है। और जो पार्टिकल्स हो गए इलेक्ट्रिसिटी में, ये कैसे एक साथ काम करते हैं, ये चैप्टर 8 में इन डिटेल, ठीक है। फिर आगे अकोस्टिक्स। अकोस्टिक्स में आता है आपके बारे में, सिर्फ अकोस्टिक जो है ये अगर आप सुने अल्फाज कभी भी तो उससे आपको याद आना चाहिए साउंड। अकोस्टिक्स जो आपकी फील्ड है, ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें आप पढ़ते हैं साउंड के बारे में। आप साउंड के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, नंबर 2 साउंड ट्रैवल कैसे करता है, हवा में कैसे ट्रैवल करता है, सॉलिड में कैसे ट्रैवल करता है आपका साउंड। तीसरा कंट्रोल एंड रिसेप्शन, मतलब कि आप रिसीव कैसे करते हैं, आप साउंड को कैसे सुनते हैं अपने कानों में। और साथ में इफेक्ट्स ऑफ साउंड, ये आप पढ़ते हैं अकोस्टिक्स। फिर आती है आपकी फील्ड कंप्यूटेशनल फिजिक्स, ठीक है। इसमें ये है ना समझे कंप्यूटर साइंस, ठीक है, CS और फिजिक्स को आप है ना एक साथ कंपाइल करते हैं, ठीक है। सो इसमें आप क्या करते हैं, स्टडी और इम्प्लीमेंट क्या करते हैं, एनालिसिस होती है थोड़ी सी, ठीक है, और आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगेन इसमें आप है ना कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स को एक साथ कंबाइन करते हैं, जिससे है ना फिर आपकी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं फिजिक्स में, काइनेमैटिक्स की हो सकती हैं, ग्रेविटी की भी हो सकती है, मैकेनिक्स की हो सकती है, वो आप है ना कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप CS के पढ़े हुए हैं बंदे तो उसमें आप है ना प्रोग्रामिंग सीखते हैं, उस प्रोग्राम्स आप लिखते हैं जिससे आप है ना फिजिक्स की चीज़ें है ना सॉल्व कर सकें। फिर आती है जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, ठीक है, जियो आपका कब आता है, जियो आपने सुना हुआ होगा जियोग्राफी से, ठीक है। जियोग्राफी, जियोग्राफी किसके बारे में होती है, अर्थ के बारे में। सो जियो फिजिक्स में आप अर्थ की फिजिक्स के बारे में, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ नंबर 1, नंबर 2 फिजिकल प्रोसेसेस, कौन से प्रोसेसेस, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, ऐसी चीजें, ठीक है।
फिर साथ में फिनोमिना ऐसे पढ़ते हैं जिसमें है ना जो आपके अर्थ में हो रहे होते हैं, ठीक है, और कैसे वो क्रिएट हुई अर्थ, ठीक है, जैसे वॉल्केनोज हो गए, ठीक है, जैसे हवा कैसे ट्रैवल करती है, ये सारी चीज़ें आप है ना जियोफिजिक्स पढ़ते हैं। फिर आते हैं क्लाइमेट फिजिक्स में। क्लाइमेट फिजिक्स में एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप अर्थ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट में जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, हवा हो गई, बारिशें हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई इसमें। फिर आते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। अब है ना ये जो आखिरी 3 है, आई थिंक सो, हाँ, ये जो आखिरी 3 है इनका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये थोड़ी सी ट्रिकी है। क्लासिकल क्वांटम एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये थोड़ा सा मुश्किल है, अजीब भी है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा सवाल भी नहीं आते, ठीक है। और अगर शॉर्ट और लॉन्ग में आए तो आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है कि आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर भी यानी इसको पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब अच्छा, साथ में कंप्यूटेशन फिजिक्स का ये डायग्राम है, मैंने आपको बताया ना कंप्यूटेशन फिजिक्स में क्या आता है, मैथ आती है एक तो, ठीक है, और साथ में कंप्यूटर साइंस आती है जिसमें प्रोग्राम सीखते हैं, फिर साथ में मैथ आती है। मैथ कैसे? क्योंकि कंप्यूटर साइंस और मैथ ना कनेक्टेड होती है काफ़ी। अगर आप सीएस के बंदे तो आपको पता होगा, सीएस कंप्यूटर साइंस और मैथ की फील्ड काफ़ी कनेक्टेड है, प्रोग्रामिंग ऐसे आपकी बिकती है, ठीक है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स आती है, ठीक है, ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करते हैं किसके बारे में, मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब मैक्रोस्कोपिक क्या होते हैं? मैक्रोस्कोपिक होते हैं आपकी बड़े वाले पार्टिकल्स, ठीक है, जो आप है ना इसको माइक्रोस्कोप के बगैर देख सकते हैं। जैसे आप हो गए, ठीक है, गाड़ी हो गई, गाड़ी कैसे मूव करती है, ठीक है, कौन सी फोर्सेस लगती हैं, काइनेमैटिक्स, ये वो वन फील्ड है, समझे, ये वो है जो आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 6 में, जो आपका काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स, वर्क, पावर, एनर्जी, ये किस में आते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स में आते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। बड़ी फोर्सेस, बड़े जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बॉडीज होती हैं, वो कैसे मूव करती है। अब क्वांटम मैकेनिक्स एक थोड़ी सी एडवांस्ड फील्ड है जो आती है, जो आप पढ़ेंगे अगेन, ये क्वांटम और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे कब? इंटर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगेन फेडरल बोर्ड वाले होते हैं, उनको है ना जल्दी पढ़ानी बहुत होती है, लेकिन हाँ, ये एक ऐसी फील्ड है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, जिसमें आप अगेन मोशन और बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन मतलब वही आप स्टडी करते हैं, अगेन कैसे, मोशन और बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पार्टिकल्स, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब जैसे आपके एटम्स हो गए, या फिर वो वाले जो आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकें, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस, ये सारे, इसमें आप पढ़ते हैं इनके बारे में, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, बॉडीज नहीं, अब आप माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो कैसे मूव करते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो होती है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। एक तो ये, फिर दूसरा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ठीक है, ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें आप क्या स्टडी करते हैं? रिलेटिव वेलोसिटीज, ठीक है। क्या मतलब, लेट्स से आपकी जो लाइट है, ठीक है, बताता हूँ, लाइट की जो आपकी स्पीड है, ठीक है, जो आपकी लाइट है, लाइट मतलब जैसे रोशनी होगी, सनलाइट हो गई, या फिर ये जैसे आपकी सनलाइट हो गई, या फिर जैसे आपका बल्ब लगा हुआ है, वो वाली लाइट हो गई। जो आपकी लाइट है वो कितनी स्पीड पर ट्रैवल करती है? 3 टाइम्स 10 टू द पावर 8 मीटर। 3 टाइम्स 10 टू द पावर 8 क्या होता है? आप 0 को 8 दफा लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देख रहे हैं, ये है ऑलमोस्ट 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड। कितने? 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में आप 300 मिलियन इतने मीटर्स आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ये बहुत होता है, बहुत होता है। मतलब किलोमीटर्स में कितने हो गए, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 जीरो हट गए, 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड, 300,000 किलोमीटर्स। फॉर रेफरेंस, अर्थ का जो डायमीटर है वो कितना है? अर्थ का डायमीटर देख रहे हैं कितना है? आपकी जो लाइट है वो विद इन 1 सेकेंड है ना पूरी अर्थ को क्रॉस कर सकती है, या फिर मतलब ये बहुत है, 300,000 किलोमीटर एक सेकेंड में, बहुत बड़ी क्वांटिटी है ये, ठीक है। तो लेट्स से
अब आप अज्यूम करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो इतनी स्पीड से ट्रैवल करता है, ऑल्दो ये पॉसिबल नहीं है। आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी की जो आपकी स्पीड है वो आती है 200 किलोमीटर पर आवर, 2 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 55 मीटर्स पर सेकेंड। आपकी जो गाड़ी है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, आई मीन जो आप रोड पे नहीं, जो आप खुले खुले जो आपके रेस ट्रैक्स होते हैं उसमें आप चलाते हैं एट 50 मीटर्स पर सेकेंड। ये देख रहे हैं 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है। अगर लेट्स से आपकी गाड़ी इतनी स्पीड पर ट्रैवल करने लगती है, ठीक है, जो आप कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप इतनी स्पीड पर ट्रैवल करो तो आपकी है ना जो फिजिक्स है, जो आपकी बॉडी जैसे मूव करती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और उसमें है ना फिर आप अलग अलग है ना डिस्कवरीज करते हैं। वो क्या होते हैं वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप इतनी हाई स्पीड्स पर ट्रैवल करते हैं, इतनी स्पीड्स पे, तो आप है ना डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं क्योंकि आपकी स्पीड बहुत हाई होती है, ठीक है। एक तो ये अम एक तो ये दूसरा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है whose kinetic energies are comparable to the product of their masses and square velocity of light। ये क्या होता है? ये शायद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, क्या? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने ये आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपने शायद सुना हो। लेकिन अगर आपने नहीं सुना हो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, ये आप इंटर में आके पढ़ेंगे, ठीक है, अभी जानने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे लिखा होता है तो मैंने आपको बता दिया है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप है ना एनर्जी को रिलेट करते हैं, ठीक है। ये क्या है आपकी एनर्जी, ये है आपकी एनर्जी। एनर्जी किससे कनेक्टेड है? एक तो मास और फिर सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। आपकी लाइट हमेशा ट्रैवल करती है 3 टाइम्स 10⁸ से। अगर आप इतनी स्पीड पर ट्रैवल करते हैं तो आपकी है ना ये स्पीड होती है। अजम्पशन क्या है कि आप स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल कर रहे हो, मतलब कितनी? ये वाली 3 टाइम्स 10⁸। अगर आप इससे कम स्पीड पर ट्रैवल कर रहे होंगे तो ये फॉर्मूला नहीं चल, फिर ये आपका फॉर्मूला गलत है। आपको होना पड़ेगा इस स्पीड पे, स्पीड ऑफ लाइट पे 3 टाइम्स 10⁸। अगर उतनी स्पीड पे आप नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला आपका नहीं चलता। ये किस में आता है? अगेन आपकी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पे। आप रिलेटिविटी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मैंने आइंस्टाइन का बताया था आपको, ठीक है। तो ये है। अब फिजिसिस्ट के बारे में आते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है भाई साहब की, ठीक है। फिजिसिस्ट क्या होता है? एक ऐसा बंदा होता है जो स्पेशलाइज करता है किसी भी एनी फील्ड ऑफ फिजिक्स में। ये जो इतनी सारी फील्ड्स हमने पढ़ी है ना फिजिक्स की, ठीक है, बायोफिजिक्स से लेके कॉस्मोलॉजी, जियोफिजिक्स एंड तक रिलेटिविस्टिक, ठीक है। जो भी किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज करता है उससे हम कहते हैं एक फिजिसिस्ट, ठीक है। ऐसा साइंटिस्ट जो किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज करता हो, नंबर 1। नंबर 2, इट कवर्स द इंटरैक्शंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट ऑल लेंथ एंड टाइम स्केल्स इन द फिजिकल यूनिवर्स। मतलब अगेन आप है ना मैटर एनर्जी के बारे में पढ़ते हो एक पूरी फिजिकल यूनिवर्स में, ठीक है। हमारी यूनिवर्स में मैटर एनर्जी इनके बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो ये होते हैं आपकी फिजिसिस्ट, ठीक है।